हेलो पैरामेडिकल आर्मी, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, गैस्ट्राइटिस। इसमें मैं हर चीज़ बताऊंगा कि बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, इसके कारण क्या हैं, इसका हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम इस समस्या से दूर हों, इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसमें नर्सिंग एप्लीकेशन कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन गैस्ट्राइटिस के बारे में समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि स्टमक की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होगी। गाइस, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, कंसंट्रेट होकर ध्यान से हर चीज़ को समझिए, क्योंकि मेडिकल में एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा होता है। गैस्ट्राइटिस से जुड़ा है पेप्टिक अल्सर, उससे जुड़ा है रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस। तो सारी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। ध्यान से समझिए हर चीज़ों को। और मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो में चीज़ें बताई थी स्टमक की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो चीज़ मैं यहाँ पर पूरा डिटेल तो नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा उस चीज़ों को मैं रिवाइज कर दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। गाइस, गैस्ट्राइटिस क्या होता है, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्टमक की। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये नॉर्मल स्टमक है। हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज करना चाहता हूँ। ये हमारा स्टमक है। स्टमक हमारी बॉडी में हमें पता है 4 कैविटी होती हैं, क्रैनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। स्टमक हमारे एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। ये अपर एब्डोमेन एरिया का अंग है। स्टमक जो है उसके एंटीरियर, उसके आगे की तरफ लेफ्ट लोब होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये स्टमक के आगे होता है। स्टमक के पीछे होता है एब्डोमिनल एरोटा, स्प्लीन, पेनक्रियाज और लेफ्ट किडनी। ये स्टमक के पीछे होता है। स्टमक के ऊपर जो होता है वो डायफ्राम होता है और स्टमक के नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. We know very well that large intestine is divided into 3 parts, cecum, colon and rectum, and colon is also divided into again 3 parts, that is the ascending colon, transverse colon and descending colon. So transverse colon जो होता है वो स्टमक के नीचे स्थित होता है। स्टमक की बात करें तो एक भोजन की नली होती है इसोफेगस, जो बकोफेरेंजियल कैविटी से लेकर स्टमक के बीच में होती है। उसका नाम है इसोफेगस। ध्यान से सुनिए फिर से इस बात को। बकोफेरेंजियल कैविटी मतलब मुंह जो होता है वहाँ से लेकर जो स्टमक होता है वहाँ तक, मुंह से लेकर स्टमक तक एक भोजन की नली होती है जिसे हम कहते हैं इसोफेगस, जो कि उसको आपस में जोड़ती है। इसोफेगस की लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होता है लगभग 2 सेंटीमीटर। ये खाने की नली होती है। ये स्टमक से जहाँ जुड़ता है वो कार्डियक स्फिंक्टर, वो एरिया बनता है। स्टमक 3 हिस्सों में बटा है। फंडस ऊपरी हिस्सा है, बॉडी बीच वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा होता है पाइलोरस। स्टमक के जो बाहर एक घेरा होता है सेमी सर्कुलर, उसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं लेसर कर्वेचर। स्टमक में मसल्स भी होती हैं। जो आउटर मसल्स होती है उसे कहा जाए वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। जो मिडिल मसल होती है वो सर्कुलर लेयर होती है। जो इनरमोस्ट मस्कुलर लेयर होती है वो ऑब्लिक टाइप होती है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 1.5 to 3.5 pH उसका होता है। लगभग 2000 ml मतलब 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे सिक्रेट होता है। 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर। इसका जो इसमें चीज़ें पाई जाती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया, हार्मोन्स जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन हो गया। इसके अलावा पानी होता है, वाटर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
जिसका काम होता है पूरे मीडियम को एसिडिफाई करना, पूरे मीडियम को एसिडिफाई करना एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सिलाइवरी एमाइलेज। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। साथ ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी, जो भोजन के साथ चले आते हैं, उनको भी खत्म करने का काम गैस्ट्रिक जूस करता है। ओके, ये हम लोगों ने थोड़ा सा स्टमक के बारे में समझा है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक पर जाने से पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। हमने जो पेप्टिक अल्सर की वीडियो में पढ़ा था कि जो पेप्टिक अल्सर जो होता है वो क्या होता है, जब भी स्टमक का मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसकी दीवारों पर छाले पड़ जाते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है, डिवोडिनल अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर होता है, इसोफेगस में होगा तो इसोफेगल अल्सर होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक गैस्ट्राइटिस की। इसका डेफिनेशन क्या है ये समझिए। गैस्ट्राइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज क्लासिफाइड एज आइदर एक्यूट और क्रोनिक। देखिए, एक्यूट का मतलब होता है बहुत जल्दी और क्रोनिक का मतलब होता है बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम, बहुत ही लेट, बहुत समय। एक्यूट का मतलब कोई चीज़ बहुत जल्दी हो, क्रोनिक का समय बहुत देर में हो। म्यूकोसा का अर्थ हम जानते हैं कि स्टमक की 5 लेयर होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है स्टमक की, जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की, वो होती है म्यूकोसा। उसके बाहर होता है सब म्यूकोसा, उसके बाहर होता है सर्कुलर मसल लेयर, उसके बाहर होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सबसे बाहर होती है पेरिटोनियम। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, आप समझ लीजिए। देखिए, ये किसी व्यक्ति के पैर के अंगूठे में इन्फ्लेमेशन हो गया है। और इन्फ्लेमेशन का जो मतलब होता है वो इंग्लिश और लैटिन में क्या होता है फिर बता देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हीट। इन्फ्लेमेशन का ये सब साइन एंड सिम्टम है। हीट मतलब गर्मी होती है, लैटिन भाषा में उसे कहते हैं कलर या इसे सही प्रोनाउंसिएशन करें तो कैलोर। इसके बाद रेडनेस, रुबोर, स्वेलिंग, ट्यूमर, पेन, डोलोर, लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्टियोलाइसा। ये 5 लक्षण हैं इन्फ्लेमेशन के। तो जब ये 5 लक्षण हमें मिले कहाँ पर, ये स्टमक के अंदर, उसकी म्यूकोसा लेयर में, तो उसी को हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। सो डेफिनेशन फिर से हम देखते हैं। गैस्ट्राइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब कि स्टमक के अंदर की लेयर इज क्लासिफाइड एज आइदर एक्यूट और क्रोनिक। ये एक्यूट और क्रोनिक भी हो सकता है। ये गैस्ट्राइटिस का डेफिनेशन था। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस। ये कैसे, कहाँ पाया जाता है, कब पाया जाता है। गैस्ट्राइटिस इज हाईएस्ट इन द 5th and 6th डिकेड्स ऑफ द लाइफ। जब व्यक्ति अपने 50वें और 60वें दशक में होता है, मतलब 50 साल की एज जब व्यक्ति एक्चुअली हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अगर हम मेडिकल लिटरेचर की बात करें, अगर हम सर्जिकल लिटरेचर की बात करें, तो कोई व्यक्ति 40 साल पार होता है तो उसको ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। किसी व्यक्ति के 50वें और 60वें दशक जो है उसकी जीवन का, उसमें एक गैस्ट्राइटिस की समस्या देखने को मिलती है। मैन इज़ मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड देन वोमेन। ये आदमियों में ज़्यादा ये समस्या होती है गैस्ट्राइटिस की फीमेल की अपेक्षा। गाइस, हम गैस्ट्राइटिस पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। मेल में ये समस्या ज़्यादा होती है फीमेल की अपेक्षा। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक स्टडी का विषय है। गैस्ट्राइटिस इज अ मोर कॉमन इन क्लाइंट्स का मतलब यहाँ पेशेंट से है। गैस्ट्राइटिस इज मोर कॉमन इन क्लाइंट्स हु आर हैवी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स। जो बहुत ज़्यादा शराब के सेवन करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उनको गैस्ट्राइटिस जल्दी होता है, उनके अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा रखा है। आप देखिए, एक तरफ हेल्दी है कंडीशन, दूसरी तरफ गैस्ट्राइटिस कंडीशन है। आप देखिए, हेल्दी जो पिक्चर दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसोफेगस दिख रहा है, साथ में स्टमक दिख रहा है। लेकिन जो हेल्दी कंडीशन नहीं है, जहाँ गैस्ट्राइटिस है, अगर उसमें आप देखिए तो गैस्ट्राइटिस वाले पिक्चर में साफ दिख रहा है इसोफेगल अल्सर। मतलब इसोफेगस में की जो दीवारें हैं, म्यूकोसा दीवार, उसमें छाले पड़ गए हैं, अल्सर हो गया है। और गैस्ट्राइटिक अल्सर मतलब कि स्टमक के जो अंदर वाली म्यूकोसा लेयर है उसमें भी छाले पड़ गए हैं, वहाँ भी अल्सर हो गया है। तो इसोफेगल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर ये गैस्ट्राइटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है।
गैस्ट्राइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो कि बहुत जल्दी हो, क्रोनिक मतलब बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से हो। हम बात कर रहे हैं पहले एक्यूट गैस्ट्राइटिस की। इसकी एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं, मतलब क्या इसके कारक हैं, एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, ये किसको हो सकता है। इट इज़ यूजुअली स्टीम्स फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ द कोरेसिव, इरोसिव और इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस। कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा केमिकल, हार्ड केमिकल वाली चीज़ें लेता है, जैसे कि आजकल आया है जिसे हम कहते हैं पेप्सी, कोका कोला, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, इस सॉफ्ट ड्रिंक के ज़्यादा सेवन करने से भी ये दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर विषाक्त पदार्थ से भी इसका अभिप्राय विषाक्त पदार्थ से भी है। कुछ लोग जो हैं वो अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, तो उसमें वो लोग कुछ एसिडिक चीज़ें, स्प्राइट वगैरह पी लेते हैं, उससे भी ये दिक्कत होती है। वो बाकी सारे समस्याएं तो होती हैं स्टमक की, कि उसमें परफोरेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अल्सर हो गया, रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस की समस्याएं हो गई, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गैस्ट्राइटिस भी होती है अगर लीथल कोरेसिव ले लिया जाए। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, उससे लेने से भी ये चीज़ होती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का बहुत इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजी है कोरेसिव लेना, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर लिथल कोरेसिव जिसमें स्प्रिट वगैरह आते हैं। एस्प्रिन एंड अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो दवाएं हैं, एक होती है स्टेरॉयडल दवा, एक होती है नॉन स्टेरॉयडल दवा। स्टेरॉयड का हमें पता है क्या मतलब है। स्टेरॉयड एक तरह से कैटालिसिस का काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, वो पैरासीटामॉल लेता है, बुखार उसका जल्दी सही नहीं हो रहा है, पैरासीटामॉल वो खाते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको दिया जाता है स्टेरॉयड, जैसे डेक्सामेथासोन या डेक्सोना। डेक्सामेथासोन या डेक्सोना क्या करते हैं कि ये जो पैरासीटामॉल दवा है, इसकी कैपेसिटी को, इसकी एबिलिटी को, इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो एक तरह से कैटालिस्ट का काम करता है स्टेरॉयड। तो कुछ दवाएं होती हैं स्टेरॉयडल, कुछ होती हैं नॉन स्टेरॉयडल। तो जो नॉन स्टेरॉयडल दवा है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, उसके लंबे सेवन से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। ओके, जैसे एस्प्रिन वगैरह हो गया। इसी तरह कीमोथेरेपिक ड्रग वगैरह से भी ये होता है। स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन वगैरह खाने से स्टेरॉयडल टॉक्सिसिटी तो होती ही है, लेकिन एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी होती है। इसी तरह अल्कोहल, शराब के सेवन से, फूड पॉइजनिंग, उल्टा सीधा खाना खाने से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से, साल्टी खाना खाने से भी ये होता है। और एक चीज़ बड़ा कॉमन है, अगर खाना आपने जो खाया है और वो इन्फेक्टेड है, किससे इन्फेक्टेड है, स्टेफाइलोकोकस ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड है, तब भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाती है। और अगला है इसमें पॉइंट, फूड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश के जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो उनके अंदर कई बार ये देखने को मिलता है कि वो चाय का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, बार बार सेवन करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में वो चाय का सेवन करते हैं। इससे भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस की संभावना बढ़ जाती है। अब हम अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या बात करते हैं, ड्यू टू एनी काजेस, सबसे पहले कोई कारण होता है जिससे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस शुरू हो। उसके बाद क्या होता है, दिस बैरियर इज पेनिट्रेटेड, जो स्टमक की म्यूकोसा है, वो म्यूकोसा लेयर एक तरह से शिल्ड का काम करते हैं, एक कवच का काम करते हैं। जो स्टमक के अंदर केमिकल होता है, जो HCl होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, उससे स्टमक की दीवारों को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए जो इनर मोस्ट दीवार है म्यूकोसा, वो म्यूकोसा क्या करता है, एक कवर का काम करता है। तो कई बार क्या होता है, वो कवर जो है वो डैमेज होने लगता है जब एक्यूट गैस्ट्राइटिस शुरू होती है। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी कारक है। HCl कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट विथ म्यूकोसा, ठीक है। अगर वो शील्ड खराब हो जाएगी, म्यूकोसा जो प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है वो अगर काम नहीं करेगी, तो क्या होता है, जो HCl है वो सीधे क्या करता है, देखिए म्यूकोसा की जो लेयर होती है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का, एक समझ लीजिए
कि म्यूकोसा से जो सिक्रीशन होता है, उस सिक्रीटरी जो सब्सटेंस है उसका एक शील्ड होता है, एक कवर होता है जो उसको बचाता है। ये सिक्रीटरी जो सब्सटेंस है, ये सिक्रीटरी सब्सटेंस पर असर पड़ता है, इस कारण जो म्यूकोसा है वो सीधे कांटेक्ट में आ जाती है केमिकल्स के, और उसमें क्या होता है, इंजुरी होने लगती है। इंजुरी होने का मतलब वहाँ पर एक घाव की तरह बनने लगता है, जो कि क्या करता है, धीरे धीरे वो फैलता है, बड़ा होता है, और ये उस पर HCl की मात्रा और ज़्यादा उसको ख़राब करती है। इस तरह से ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। सीधे शब्दों में मैं फिर से बताता हूँ, जो म्यूकोसा लेयर होती है इस स्टमक की, उसमें से सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन जो होता है एक तरह से सिल्ड का ही काम करता है, लेकिन हर चीज़ का क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन होता है। जब ये सिक्रीशन कम मात्रा में सिक्रीट हो या फिर सिक्रीशन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो, ठीक है, तब क्या होता है, जो म्यूकोसा लेयर है उसकी जब फिजियोलॉजी ख़राब हो जाए, मतलब जो उसमें से सिक्रीटरी सब्सटेंस है वो कम मात्रा में सिक्रीट हो या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है म्यूकोसा की वो एक नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड न हो, वो एक्सेसिव या बिल्कुल लो हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, केमिकल का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, हाई या लो होता है, और उसका सीधा असर पड़ता है म्यूकोसा पर। उस समय म्यूकोसा की लेयर जो कि सेल्फ अपने खुद को, जो सेल्फ प्रोटेक्शन का काम करती है म्यूकोसा लेयर खुद स्वयं, वो जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, और उसमें क्या होती हैं, केमिकल के कारण उसमें छाले अल्सर पड़ने शुरू होते हैं, जो कि गैस्ट्राइटिस की शुरुआत होती है। गाइस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक चीज़ होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो और अच्छी तरह, जब आप उसे बुक में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वो टिश्यू में होता है, वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके ऊपर प्रभाव पड़ने से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस की शुरुआत होती है, क्योंकि म्यूकोसा लेयर सीधे HCl के संपर्क में आ जाता है। इसमें इंजरी टू स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंजरी होती है। एडेमा, हेमरेज, एडेमा मतलब सूजन भी होती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की जब शुरुआत होती है, जब केमिकल के कारण एक्यूट गैस्ट्राइटिस की शुरुआत होती है और उसमें पेप्टिक अल्सर के भी लक्षण दिखाई दें, तो वहाँ पर एडेमा भी होता है, हेमरेज भी होता है, और अल्सर तो पॉसिबिलिटी है ही। तो गाइस देखिए, हर बीमारी एक दूसरे से जुड़ी है। जब स्टमक की आप बात करते हैं तो स्टमक में 3 बीमारियां एक साथ जुड़ी हैं। ऐसा नहीं कि गैस्ट्राइटिस है तो अल्सर नहीं होगा, गैस्ट्राइटिस है तो अल्सर भी होगा, और अल्सर है तो रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस भी होगा। तो ये स्टमक से जुड़ी सारी बीमारियां हैं जो एक के बाद दूसरे के पूरक हैं, एक होगा तो दूसरा जरूर होगा। तो जैसा मैं फिर से बताता हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो क्या करती हैं, शील्ड का काम करती हैं। म्यूकोसा खुद अपने आप में सेल्फ प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जब ये इनकी कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जाती है और ये सीधे केमिकल के संपर्क में आ जाते हैं, और इसके कारण इनकी जो म्यूकोसा की दीवारें क्षतिग्रस्त होने लगती है, तो वहाँ पर अल्सर भी होता है, गैस्ट्राइटिस भी होता है। इसमें हेमरेज भी होता है, कई बार ब्लीडिंग भी होती है, जिसे हम GI ब्लीडिंग भी कहते हैं, और सूजन तो होती ही है। अगली हमारी स्लाइड है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। किस तरह हम किसी व्यक्ति को अस्पताल में, क्लिनिक में पता करें कि इसको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक तरह से, अगर मैनिफेस्टेशन की हिंदी हम बताएं कि मैनिफेस्टेशन वर्ड का हिंदी क्या होता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंट करना, ठीक है, सेल्फ रिप्रेजेंट करना। तो कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन को हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्ति। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्लिनिकली हम कैसे पता करेंगे किसी को गैस्ट्राइटिस है। तो उसमें सबसे पहले आता है एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। हमें पता है एब्डोमिनल कैविटी के 9 हिस्से होते हैं, हमने बात किया था इसके बारे में पहले वीडियो में। 9 जो रीजन होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, वो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो जो एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है, वहाँ पर क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वहाँ पर किसी तरह का आराम नहीं होता। ये पहला लक्षण है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का, ये पहला
पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एब्डोमिनल टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है कड़ापन, जब पेट बहुत ज़्यादा कड़ा हो, वो मुलायम न हो, ये भी एक समस्या होती है, ये भी एक लक्षण है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का। तीसरा है क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब होता है ऐंठन, जब पेट में ऐंठन हो। चौथा है बेल्चिंग। व्हाट इज़ बेल्चिंग? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेल्चिंग, और बेल्चिंग मैं समझाना चाहता हूँ, इसे फिर से इसे समझिए ध्यान से कि व्हाट इज़ बेल्चिंग, बेल्चिंग होता क्या है। तो बेल्चिंग की परिभाषा हम इस तरह से बताएं कि एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस वाइंड बहुत ज़्यादा हवा, एक्सेस वाइंड इन द स्टमक, excess wind in the stomach or upper intestine released from mouth, also known as belching। जब स्टमक में बहुत ज़्यादा वाइंड हवा भरी हो जो कि मुंह से बाहर निकले, ठीक है, अपर इंटेस्टाइन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एयर भरा हो जो कि मुंह के रास्ते बाहर निकले, इसी को बेल्चिंग कहते हैं। तो बेल्चिंग जब दिखाई दे तो ये भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का ही एक उदाहरण है। ओके, अगला है सीवियर नाजिया एंड वोमिटिंग। बहुत ज़्यादा उल्टी महसूस होना और उल्टी होना। अगला है इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे हेमेटमेसिस। हेमेटमेसिस जो होता है ये होता है मुंह से ब्लड का आना। ओके, हेमेटमेसिस जो होता है ये मुंह से ब्लड का आना, ये भी एक लक्षण है। जब मैंने बताया ना, जब गैस्ट्राइटिस होती है तो उसमें पेप्टिक अल्सर भी होता है, और जब पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें एक तरह से इडेमा और हैमरेज होता है। पेप्टिक अल्सर में कई बार अगर वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में हो पेप्टिक अल्सर, तो उसमें इडेमा और हैमरेज होगा, और जब हैमरेज होगा तो उसमें अपर जीआई ब्लीडिंग के कारण वो अपर जीआई ब्लीडिंग जो जब होगी तो वो मुंह से ब्लड आएगा, वरना नहीं तो साथ में स्टूल के रास्ते ब्लड आएगा, इस कारण स्टूल ब्लैक हो जाता है। तो ये हेमेटमेसिस जो है वो दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पॉइंट। अगला है जीआई ब्लीडिंग। मैंने बात किया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की, जो वही पेप्टिक अल्सर का ही एक कारक है, और पेप्टिक अल्सर के कारण ही जीआई ब्लीडिंग होती है जब पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, और इसी से हेमेटोमेसिस और इसी से जीआई ब्लीडिंग, इसी से स्टूल का ब्लैक होना होता है हमेशा। डायरिया का अर्थ यहाँ पर इससे है कि जब किसी व्यक्ति को गैस्ट्राइटिस है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब हम देखते हैं तो उसमें डायरिया जो वर्ड आता है, तो डायरिया का मतलब हम समझ लेते हैं कि जब कंटामिनेशन फूड, जब अशुद्ध भोजन को कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसको क्या होता है, 5 घंटे के अंदर उसको डायरिया शुरू हो जाती है। अगर कोई ख़राब बासी खाना खाता है, कोई कंटामिनेटेड अशुद्ध भोजन करता है, तो 5 घंटे के अंदर उसको डायरिया के लक्षण आने लगते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पॉइंट है गैस्ट्राइटिस का, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का। ये मैंने कुछ चीज़ें शो ऑफ की हैं जो इसमें ये बताती हैं कि जब गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर हो तो वो कहाँ कहाँ इंडिकेट करती हैं। जैसे टाइप 1, 2, 3, 4, 5 इसमें दिया गया है, उसमें साफ बताया गया है कि गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल अल्सर या जस्ट्रोइसोफेगल अल्सर, प्री पाइलोरिक अल्सर, ये सब कहाँ कैसे होता है, ये आप रेड पॉइंट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। कैसे हम डायग्नोस करेंगे, किस तरह हम पता लगाएंगे कि इन्हें एक्यूट गैस्ट्राइटिस है पेशेंट को। सबसे पहले तो डिटेल्ड हिस्ट्री, हम उसका एक पूरा लंबा इतिहास लेंगे कि वो क्या खाना का खाता है, क्या उसने फूड इंटेक किया है, उसका मेडिकेशन क्या है। ऐसा नहीं कि वो लंबे समय तक सेवन करने वाली दवाएँ लिया है। टीबी का, जैसे टीबी की 4 दवाएँ आती हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटाल। इथेम्ब्यूटाल मार्केट में मैंने पहले भी बताया कम्बुटाल 750 mg के नाम से आता है। ये ऐसी दवाएं हैं कि इनका लंबा सेवन करना पड़ता है, 6 महीने से 9 महीने तक पूरा कोर्स होता है। वो दवा खाते खाते भी गैस्ट्राइटिस हो जाती है, थायराइड की दवा खाते खाते गैस्ट्राइटिस हो जाती है, डायबिटीज़ की दवा खाते खाते भी गैस्ट्राइटिस होती है। तो डायबिटीज़ हो
या फिर थायराइड हो या फिर टीबी की दवा हो, ये लंबे समय तक खाना होता है। ब्लड प्रेशर की दवा है, हाइपरटेंशन की दवा, ये लंबे समय तक खाना होता है, इससे भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। अगला है एनी अदर डिसऑर्डर रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस। जब हम डायग्नोसिस करेंगे तो पूरा उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसका खान पान देखेंगे और उसके पुरानी बीमारियों को, उसकी लंबे समय तक कौन सी दवा सेवन कर रहा है, इन सब के बारे में हम पूरा इसको समझेंगे और इस तरह से डायग्नोसिस बनाई जाती है। गैस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन विथ एंडोस्कोपिक, कि देखिए एंडोस्कोपी जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक उपकरण होता है जिससे क्या करते हैं, इसोफेगस के रास्ते स्टमक और इंटेस्टाइन का एग्जामिनेशन किया जाता है। उसमें कैमरा होता है जो मॉनिटर में दिखाता है कि अंदर क्या स्थिति है। तो जब एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पूरा स्थिति पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है और इस तरह से हम डायग्नोस कर पाएंगे कि गैस्ट्राइटिस है या नहीं है। अगला है बायोप्सी। बायोप्सी जो होता है FNAC के द्वारा ये कराया जाता है। ये सैंपल लिया जाता है टिश्यू का। FNAC आपको पता है, फाइंडिंग निडल एस्पिरेट साइटोलॉजी है ये FNAC। तो इसमें क्या होता है, एक निडल से हम टिश्यू को लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं और उसका हम हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच करवाते हैं, उसी को बायोप्सी कहते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं अंदर कैंसर वगैरह तो नहीं हो चुका है। अगली स्लाइड है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब किस तरह से दवाओं के माध्यम से हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मैनेजमेंट करें। इसमें हम सबसे पहले किसी व्यक्ति को अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो उसे हम देंगे एंटी इमेटिक ड्रग। मतलब एंटी इमेटिक का मतलब होता है जिससे कि उल्टी ना हो, ऐसी दवा देंगे। जैसे पेरिनार्म हो गया और डोमपेरिडोन है। पेरिनार्म दिया जाता है बड़े व्यक्तियों को, डोमपेरिडोन देते हैं आमतौर पर बच्चों को। एंटासिड जो होता है वो एसिडिटी कम करने की भी दवा है, साथ ही साथ जो अंदर की गैस है, एक्सेसिव गैस है, जिसका हमने जिक्र किया है बेल्चिंग में, अगर बेल्चिंग का लक्षण हो तब हम एंटासिड भी देते हैं, जैसे रेनिटिडिन, सिमेटिडिन और फिमोटिडिन। अगला हम कहते हैं म्यूकोसल प्रोटेक्टिंग एजेंट। हमने बताया ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब डिस्टर्ब हो जाए और जब म्यूकोसा लेयर के अंदर जो कैपेसिटी है खुद को केमिकल से प्रोटेक्ट करने की, जब वो कैपेसिटी भी लॉस हो जाए, ऐसी स्थिति में हम म्यूकोसल प्रोटेक्टिंग एजेंट देते हैं जिससे कि गैस्ट्राइटिस या अल्सर की स्थिति न हो। इसमें हम दवा देंगे बिस्मथ सुक्राल फैट। अगली दवा है, अगला जो स्लाइड है वो है डाइट थेरेपी। जो गैस्ट्राइटिस के व्यक्ति हैं उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें ध्यान देना चाहिए कि अगर व्यक्ति इफ़ अ पेशेंट टॉलरेट्स फूड एंड लिक्विड देन गिवन, अगर व्यक्ति खाना खा रहा है और पानी पी रहा है और वो चीज़ें उसको डाइजेस्ट हो जा रही हैं, एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, तब हम उसे क्या देंगे, वाटर पानी देंगे, टी चाय थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, उसको सिंपल खाना देंगे, सिंपल फूड। और अल्कोहल, स्मोकिंग और कैफ़ीन। कैफ़ीन का मतलब यहाँ कॉफ़ी से तो है ही, यहाँ देखिए कैफ़ीन के बहुत सारे इसके यहाँ पर इस शब्द से बहुत सारे अभिप्राय हैं। यहाँ कैफ़ीन का मतलब कैफ़ीन एक दवा होती है जो कि मनोरोग में चलाई जाती है। कुछ लोग मनोरोग से पीड़ित जो होते हैं, जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, उनको जैसा मैंने पहले बताया है गाइस की टीबी की दवा हो या फिर हाइपरटेंशन की दवा हो, डायबिटीज़ की दवा हो या फिर थायराइड की दवा हो, ये लंबे समय तक बल्कि जीवन पर्यंत खाना पड़ता है। टीबी की दवा का एक कोर्स होता है। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की या थायराइड की या फिर डायबिटीज़ की, लाइफ टाइम खाना पड़ता है। तो जो लंबे समय तक दवा खाने से ये सारी चीज़ें होती हैं, गैस्ट्राइटिस और अल्सर वगैरह होते हैं। उसी तरह जो मनोरोग की दवा है, मनोरोग की दवाएं भी कई बार लंबे समय तक खानी पड़ती हैं, कई बार तो जीवन भर खानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर कैफ़ीन का अभिप्राय एक मनोरोग की दवा से भी संबंधित है कि वो दवा लंबे समय तक खाने से भी ये दिक्कत होती है। और यहाँ पर कैफ़ीन शब्द का अभिप्राय कॉफ़ी से भी है कि कॉफ़ी वगैरह से जिसमें निकोटीन वगैरह रहता है उससे भी हम दूरी बना कर रखें। कैफ़ीन ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें कैफ़ीन हो, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें कि निकोटीन हो, उससे हम बच कर रहें। और यहाँ पर कैफ़ीन का अभिप्राय देखिए, ये एक वाइल्ड, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक वाइल्ड शब्द है, एक वाइल्ड शब्द है जिसका कि इम्पैक्ट बहुत ही बड़े स्तर पर है। इस शब्द का अभिप्राय हम दोनों से करते हैं मेडिकल लिटरेचर में। इसका अभिप्राय मनोरोग की लंबे समय तक दवा खाने से भी है और उसको अवॉइड करना है, और दूसरा ऐसी भी चीज़ों से हमें दूर रहना है जिसमें निकोटीन वगैरह पाया जाए। तो कैफ़ीन वगैरह से हम दूर रहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऑकर्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस 3 तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस। सुपरफिशियल का मतलब है ऊपरी सतह का। दूसरा होता है एट्रोफिक और तीसरा होता है हाइपरट्रोफिक। सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? विच कॉजेज स्मॉल इरोशन एंड हैमरेज इन म्यूकोसा लेयर। इसमें क्या होता है कि जो म्यूकोसल लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें या फिर हम इसोफेगस की बात करें, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है स्टमक की। तो जो स्टमक की म्यूकोसल लेयर है अगर उसमें हैमरेज वगैरह होता है तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का एक स्थिति बनती है। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? विच ऑकर्स इन ऑल लेयर्स ऑफ द स्टमक। ऑल लेयर्स याद रखिए, which occurs in all layers of the stomach. This type of gastritis may be developed in gastric ulcer और gastric cancer। देखिए जब म्यूकोसा की लेयर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करे जो जब म्यूकोसा की लेयर है उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करे तब होता है गैस्ट्राइटिस एक्यूट या फिर अल्सर। लेकिन जब सभी की सभी लेयर कॉम्प्रोमाइज़ करे, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो वैसी स्थिति में एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस होता है जो कि आगे चलकर गैस्ट्रिक कैंसर का निर्माण करता है। एट्रोपी क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज एट्रोपी। एट्रोपी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है कि इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय द टिश्यू ये ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू। जब टिश्यू का ब्रेकडाउन जो होता है वो उसको हम समझ लेते हैं एट्रोफिक। एट्रोफिक का सीधे शब्दों में मतलब यही होता है ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू का क्षय हो जाना। तीसरा है हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस। ये होता है विच प्रोड्यूस अ डल एंड नोडुलर म्यूकोसा विथ इर्रेगुलर थिकेंड। याद रखिए, इर्रेगुलर थिकेंड और नोडुलर रूज हैमरेज ऑकर्स फ्रिक्वेंटली। जो म्यूकोसा है, जो अंदर की दीवार है स्टमक की, इनर मोस्ट जो लेयर है म्यूकोसा, उसमें क्या करें? एक तरह का इरेगुलर थिकेंड होता है। एक पहले तो कड़ापन होगा, नोड्यूलर जो एरिया है जो वहाँ पर डल एंड नोडुलर म्यूकोसा, एक तरह का उसमें नोडुलर थिकेंड। नोडुलर थिकेंड का मतलब एक तरह से है कि एक तरह की नोड्यूल टाइप म्यूकोसा जिसमें कि इरेगुलर थिकेंड, जो कि अनियमित तरीके से, जो कि ऑर्डरलेस तरीके से एक थिकेंड, एक मोटापन उसमें रूज बनता है, एक तरह की उसमें दरार नुमा और जो रूज होता है सर्पिलाकार दरार नुमा एक तरह का संरचना बनती है जो कि पैदा करती है हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस। ये बहुत ही डेंजर होता है क्योंकि जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है, जो व्यक्ति गैस्ट्रिक कैंसर से मरते हैं, जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें यही चीज़ें अब तक स्टडी में आई हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर से मरने वाले व्यक्तियों का जो स्टमक होता है, जब उनकी ऑटोप्सी जांच की जाती है तो उसमें यही चीज़ खुलकर अब तक आई है कि उनका जो म्यूकोसल लेयर होता है वो हाइपरट्रॉफिक वहाँ पर साइन सिम्टम देखने को मिलता है। वहाँ पर वो जो इरेगुलर थिकेंड होता है नोडुलर रूज का, वो वहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें हेमरेज तो बिल्कुल आम बात होती है, ब्लीडिंग इसमें बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का एक लक्षण है। अगर हम इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, किन किन लोगों को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, तो पहले तो उनको होता है जिनको कि पेप्टिक अल्सर बार बार होता है, रिकरेंस होता है। जैसे 2016 में पेप्टिक अल्सर हुआ, ठीक हो गया, फिर 17 में हुआ, ठीक हो गया, 2020 में फिर हुआ, ठीक। जिनका पेप्टिक अल्सर होता है ठीक हो जाता है, होता है ठीक हो जाता है। जिनका बार बार रिकरेंस करता है या फिर एक बार हो गया तो वो जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा है, परसिस्ट कर गया है, बिल्कुल लंबे समय तक बिल्कुल बना हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को जिनके अंदर पीयूडी के लक्षण पाए जाते हैं लंबे समय तक, उनको ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की और गैस्ट्रिक कैंसर की संभावना होती है। एच पाइलोरी का मतलब होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो बैक्टीरिया होती है, इनके बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। गैस्ट्रिक सर्जरी, जब गैस्ट्रिक एरिया में सर्जरी हो तब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। एज, जब काफ़ी लंबा
जीवन व्यक्ति जी लिया है और बिल्कुल वृद्धावस्था में आ गया है, जब उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, भोजन को डाइजेस्ट करने एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसने खो दिया है, ऐसी स्थिति में भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। स्मोकिंग, लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने वाले को गैस्ट्राइटिस होता है। डाइट में जैसा मैंने बताया है कि सॉल्टी और स्पाइसी भोजन लेने वाले व्यक्ति को भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। पैथोफिजियोलॉजी भी ये है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कि इसमें जो विटामिन B12 है, जिसे मेथिलकोबैलामीन कहते हैं, वो एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। और ये लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ पैराइटल सेल, जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो उनकी भी फंक्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। स्टमक बिकम थिक एंड थीन एंड एट्रोपिक। जो स्टमक होता है मोटा होता है उसकी दीवार, फिर पतली भी हो जाती है, और साथ में क्या होता है, नेक्रोसिस, वो उनका देखिए एक चीज़ याद रखिए, फिजियोलॉजी की दुनिया में जब हम बात करते हैं किसी अंग की फिजियोलॉजी ख़राब होने की, तो उसका पहला लक्षण होता है फैटी। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक शराब का सेवन करता है, तो जब उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा रहता है फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब होता है, लीवर में क्या होता है, उसमें एक कड़ापन, एक मोटापन आ गया है। स्टमक में भी यही चीज़ें होती है, पहले एक मोटापन होता है, फिर वो धीरे धीरे वहाँ की टिश्यू क्षय होने लगते हैं, एट्रोपिक वहाँ का लक्षण दिखाई देने लगता है, फिर वो बहुत ही पतली होती है और फिर पतला हो जाती है उसकी दीवार, और फिर वहाँ पर अल्सर और कैंसर और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन वाली स्थिति शुरू होती है। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की, तो वो है एनोरेक्सिया, हमें पता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना, फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमेशा ये महसूस होना कि पेट बिल्कुल भरा हुआ है, स्टमक पूरी तरह भरा हुआ है। बेल्चिंग तो है ही, बेल्चिंग का मतलब होता है एक्सेसिव गैस। मैंने बताया है कि बेल्चिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव वाइंड इन द स्टमक और अपर इंटेस्टाइन रिलीज फ्रॉम माउथ, आल्सो नोन एज बेल्चिंग। डिस्पेप्सिया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले। इट इज़ डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट, देखिए डिस्पेप्सिया फिर से समझिए, और एक डिस्फेजिया होता है। डिस्फेजिया का मतलब होता है स्वेलिंग में दिक्कत होना, और डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डामन। जब अपर एब्डामन एरिया में एक लंबे समय तक तनाव पैदा रहे, दर्द बना रहे लंबे समय तक अपर एब्डामन एरिया में, तो वो हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन होता है। नाजिया, वोमिटिंग, इनटॉलरेंस ऑफ द स्पाइसी एंड फैटी फूड, कोई भी व्यक्ति जो स्पाइसी और फैटी खाना खाता है और वो क्या है, उसको डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या इसमें होती हैं, ब्लीडिंग होती हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेनिवियस, ये गलत वर्ड है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन, जब हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग है पहला, दूसरा है पेरिनीशियस एनीमिया यहाँ होना चाहिए, PERNICI, वो V की जगह C होगा, CIOUS, पेरिनीशियस एनीमिया और गैस्ट्रिक कैंसर। तो ब्लीडिंग, पेरिनीशियस एनीमिया और गैस्ट्रिक कैंसर, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के। अगली स्लाइड हम देखें गाइस, तो अगला है मैनेजमेंट, कैसे हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मैनेजमेंट करें। पहला तो केयर करना है किस बात का, पहले तो केयर करना है कि वो रिस्क ऑफ इम्बैलेंस फ्लूइड का मतलब है कि जो बैलेंसिंग खाना नहीं है, या फिर देखिए एक चीज़ समझिए, जब मैंने पहले भी बताया, एक बीमारी से दूसरी बीमारी जुड़ी हुई है। जब किसी को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है तो उसके खान पान पर असर पड़ता है, वो ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाता, ना ठीक तरीके से वो पानी पी पाता है। जब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है और सीवियर केस होता है तो उसमें वो एक ड्रॉप पानी भी नहीं पी सकता है। ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, जो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जाँच करते हैं, सीरम जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आता है, हमें पता है कि जैसे पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 3.8 to 5.4, ये पोटेशियम का नॉर्मल रेंज है। पोटेशियम का नॉर्मल रेंज 3.8 to 5.4 होता है। इसी तरह सोडियम का एक नॉर्मल रेंज होता है, एक क्लोरीन का नॉर्मल रेंज होता है। तो ये सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह जो खाने के जो हमारा भोजन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, साल्ट, विटामिन, वाटर, ये सब चीज़ डिस्टर्ब होता है, तो ये रिस्क बना रहता है। तो ये चीज़ ना बना रहे,
ये चीज़ न बना रहे, ये इम्बैलेंस जो उसका फ्लूइड है, इम्बैलेंस जो उसका खाना है वो न हो, ये मैनेजमेंट हमें करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति पानी नहीं पी पाता है या खाना नहीं खा सकता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, तो उसको इंट्रावेनस हम देते हैं, जो कि जैसे कि मार्केट में आता है, जिसमें कि संपूर्ण डाइट होता है। आप सभी लोग जानते हैं इमरजेंसी में या फिर इंटेंसिव केयर यूनिट में जब कोई व्यक्ति को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो एक आता है संपूर्ण भोजन। संपूर्ण भोजन मतलब कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, साल्ट, विटामिन सभी कुछ मिला रहता है, वो चढ़ाया जाता है, वो इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है, जो 24 घंटे तक चला जाता है। ऐसा न्यूट्रिएंट पैकेट होता है, तो न्यूट्रिएंट पैकेट हम देते हैं, उसको हम फ्लूइड देते हैं इंट्रावेनस। किसी तरीके का हम इम्बैलेंस नहीं होने देते हैं उसके बॉडी में, ये हम मैनेजमेंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मैनेजमेंट में, केयर ऑफ रिस्क ऑफ इम्बैलेंस फ्लूइड। इम्बैलेंस फ्लूइड का कोई रिस्क ना हो, कोई चीज़ कम ना हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए। एंजाइटी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, कई बार क्या होता है व्यक्ति एंजाइटी मतलब तनाव में रहता है, परेशान रहता है ट्रीटमेंट को लेकर, उसको भी दूर करना है, उस समस्या को भी दूर करना है। तो क्या क्या दूर करना है? पहला तो इम्बैलेंस डाइट हो रहे उसका, इम्बैलेंस उसका फ्लूइड रहे, ये चीज़ ना हो पाए और वो एंजाइटी में ना चला जाए, इसको देखना है। इसके बाद क्या देखना है? एक्यूट पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो एक्यूट पेन, अचानक जो दर्द हो, उससे भी उसको दूर करने की भी काम करनी चाहिए। ये भी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए हमेशा उसको एनाल्जेसिक वगैरह दवाएं देते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो दर्द होता है वो इंटॉलरेंट, वो जो दर्द होता है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से पीड़ित है वो अपर एब्डामेन का जो दर्द है वो टॉलरेट नहीं कर पाता, तो ध्यान देना चाहिए। जो एनाल्जेसिक दवाएं हैं उसको पर 6 आवर्स या पर 8 आवर्स उसको देते रहना चाहिए। अवॉइड क्या करना है? स्मोकिंग, एल्कोहल और कैफ़ीन। कैफ़ीन का मतलब यहाँ पर फिर दो चीज़ों से है। पहला तो चाय कॉफ़ी वगैरह से है। निकोटीन संबंधित चीज़ें नहीं लेना है, वो उसके बारे में बात की गई है। कॉफ़ी नहीं लेना है, मैंने बताया, उसके बारे में बात की गई है। और कैफ़ीन मानसिक रोग की जो दवाएं हैं लंबे समय तक, वो भी नहीं लेना है। इफ़ टॉलरेट फूड देन गिवन, अगर वो व्यक्ति जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से पीड़ित है और खाना खा पा रहा है, अगर वो कंडीशन है तो उसे सिंपल खाना देंगे, पानी देंगे और थोड़ी चाय देंगे। तो गाइस, ये मैंने एक छोटा सा जानकारी देने की कोशिश की है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जिसे कोई समस्या हो वो मुझे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकता है, कमेंट करके इस वीडियो में मुझसे पूछ सकता है, और कॉलेज खुलने पर मुझसे मिलकर वो समस्याओं को पूछ सकता है और मैं समस्या का समाधान करूँगा। ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।